नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट में इस बार 9 जजों को एक साथ नियुक्त किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। इस वजह से भी दुनिया में ये खबर बनी हुई है। I, Abhay Srinivas Oak, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. इधर वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता लेते हुए आज केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि महंगाई रोकने में सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। वहीं मोनेटाइजेशन को भी लेकर के उन्होंने कई तरह के सवाल दागे हैं। डीजल, पेट्रोल, ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज़ के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। इधर छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को लेकर के प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना तैयार की गई है, जिससे लगभग 10 लाख लोगों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में हमने ज़रूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से एक नया अध्याय जोड़ रहा है। इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत 1 सितंबर से हो रही है। यह काम 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। हमारे शीर्ष नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धनराशि डाली जाए, ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में कर्ज के दुष्चक्र में न फंसें और अपनी ज़रूरतें पूरी करें। जिस तरह से किसानों को मिले आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी। आने वाली जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर के एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का आज शुभारंभ हुआ है। ये लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ।
इधर राजधानी रायपुर में डेंगू लगातार पैर पसारते जा रहा है, जिसको लेकर के अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 9,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और जिसमें 1313 मरीज मिले हैं। हम आपको बता दें कि रायपुर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया है कि डेंगू के नाम से मौतों के जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें से किसी का एलाइजर टेस्ट हुआ ही नहीं है, तो वे डेंगू के मरीज नहीं माने जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि लगातार डेंगू से मौत को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी ने दावा किया है कि राजधानी में डेंगू ने अभी पैर नहीं पसारे हैं और उनकी टीम लगातार जांच कर रही है और लोगों के बचाव के तरीके भी सिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ भी डेंगू की मौत हुई है वहाँ उन्होंने सिर्फ NS1 या RD किट से ही पॉजिटिव पाया है ना, और उसके बाद उन्होंने जो एलाइज़ा टेस्ट हुआ उसको करवाया नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमने 9,000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं RD किट और उसमें 313 लोग पॉजिटिव आए हैं। जिनकी भी मौत हुई है उनका एलाइज़ा टेस्ट हुआ ही नहीं है और हमारी गाइडलाइन के अनुसार जब तक मैक एलाइज़ा ना हो तब तक हम उसे डेंगू पॉजिटिव नहीं मान सकते। रायपुर से दीपक बावनकर की रिपोर्ट। इधर अमरकंटक जाने से पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने कोरोना की तैयारी सहित कई अन्य विषयों पर भी पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया। हमारी तैयारी पूरी है। तीसरी लहर के लिए भी हम लोग चौकन्ना है। हमारे सारे अधिकारी नज़र रखे हुए हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो लैंडलॉक स्टेट है और किसी भी दिशा से आ सकता है, तो उसके लिए भी नज़र रखे हुए हैं और आ भी जाए तो उसके हम लोग तैयारी हम लोगों ने रखा। अभी सप्लीमेंट्री बजट में 900 करोड़ की उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो हम लोग ने पिछले 2 समय सब लोगों से, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे हमने सहयोग नहीं लिया, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे हमारे पत्रकार हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो हमारे मितानीन हों, तो सभी लोगों के सहयोग लेकर ही पहले और दूसरी लहर की लड़ाई हमने लड़ी और हमको सफलता मिली। तीसरी लड़ाई के लिए भी हम चौकस हैं, चौकन्ना है। यदि कोई ऐसी स्थिति ये तो आएगी नहीं, ऐसी उम्मीद है। यदि आए तो हम लोग फिर से एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर इन दिनों जगदलपुर में चल रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस चिंतन शिविर को लेकर के जानकारियां दी हैं। चिंतन शिविर की जरूरत हर बार हर प्रदेश में जब किसी महत्वपूर्ण विषय पे निर्णायक बैठक होती है और भविष्य की कार्य योजना को बैठकर बनाया जाता है, तो ऐसे समय में बैठकर उन सारे विषयों में बंद कमरे में बातचीत होती है और कार्य योजना हो, चाहे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे आने वाले 3 महीने की कार्य योजना हो चाहे 2.5 साल की कार्य योजना है, उन सारे बिंदुओं पर अलग अलग विषयों पे हमारे पूरे प्रदेश के प्रमुख लोगों से बातचीत, चर्चा, विचार विमर्श होता है और उससे फिर आने वाले समय की कार्य योजना का अंतिम स्वरूप दिया जाता है। इधर मानसून के दौरान कम हुई बारिश अब किसानों के चिंता की लकीरें बनता जा रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज एक समीक्षा बैठक रखी है और इस समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो समस्त तहसीलों में सर्वे करें और ये देखें कि कहां पर सूखे के हालात कैसे हैं और उस आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाए। आज का जो बैठक था मुख्य रूप से उन्हीं सब के लिए था कि एक तो बारिश कम हो रही है, खंड वर्षा की स्थिति है, कहीं अल्प वर्षा की स्थिति है। हमारा जो चावल है वो पर्याप्त भंडारण रहे, उसकी व्यवस्था हमको देखनी है। तो अभी जो चावल का जो जमा होना चाहिए वो हमारे पास 3 महीने का स्टॉक एक्स्ट्रा रहना चाहिए। वो लगभग अभी जो तत्कालीन में अभी तत्काल में देखने से 2 महीने का है। 1 महीने का स्टॉक और बढ़ाना है, उसके लिए निर्देश दिया है और उसमें तेज़ी लाने के लिए हमने कहा है। ये सूखे की स्थिति बनती है तो क्या करेंगे आप लोग, जैसे आकलन किया गया? सुखद आएगा तो सुखद को निराकरण करने के लिए उसका किस प्रकार से करना है उसके लिए गाइडलाइन बना है। बारिश की वजह से जो सूखा पड़ेगा उसमें उसके लिए कुछ, उसके लिए लोगों को
खाद्यान्न का कमी ना हो, जी। लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिले, ये सरकार की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है और उसको पूरा करने के लिए ही समीक्षा बैठक हम समय समय पर लेते रहते हैं। इधर शाला बहिष्कार का एक मामला महासमुंद से सामने आ रहा है, जिसमें पालकों ने स्कूलों को 15 अगस्त से छोड़ दिया, यानी अपने बच्चों को स्कूल भेजना यहां पर बंद कर दिया। हम आपको बता दें कि इस स्कूल की शिकायत इन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से की है। ये अनुदान प्राप्त स्कूल है, बावजूद इसकी छतों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से टूट गई है। यहाँ का शौचालय भी पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। इस स्कूल के बच्चों को पास के ही पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए न सिर्फ शिक्षक बल्कि ग्रामीण भी मजबूर बने हुए हैं। वहीं बच्चों को गणवेश और कॉपी को लेकर के भी काफ़ी दिक्कतें थी, जिसको लेकर के आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। CTV 7 से चर्चा करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के संबंध में जानकारियां दी। मेरा नाम ऋषिकेश दास, ग्राम पंचायत पतरापल्ली, ग्राम पतरापल्ली, पोस्ट मलदावन, जिला महासमुंद। हमारा समस्या ये है कि गांव में अनुदान प्राप्त शाला है, जिसमें अपना बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जैसे गणवेश, पुस्तक, कापी, स्वीपर, स्कूल का मरम्मती और स्कूल का लिपाई पुताई के लिए अपना बच्चों को सब कुछ करना पड़ता है। और इसी के दौर हम लोग अपना बच्चों को शाला बहिष्कार किए हैं। आज 15 अगस्त से अपना स्कूल बंद है, जिसमें समिति के 6 बच्चे हैं और बाकी 29 बच्चे अपना मैंने गांव में बड़ झाड़ के नीचे पढ़ाई चल रहा है जिनका। क्यों टीसी और अभी कलेक्टेड आए? टीसी निकालने का यही है कि अपना बच्चों को कोई अन्य सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जैसे गणवेश, पुस्तक, कापी, स्वीपर नहीं मिलने के कारण, स्कूल जर्जर होने के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वहाँ क्यों नहीं भेज? गांव से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंतर्गत स्कूल है सर, जिसमें बच्चों नहीं जा पाएंगे। जैसे कि समदरा जाने के लिए एक नाला पड़ता है, सरगुना माटा जाने के लिए एक नाला पड़ता है। महासमुंद से दीपक यादव की रिपोर्ट। इधर महासमुंद के अंतर्गत आने वाले भीकापाली से अवैध शराब बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि इसके पहले भी कार्रवाई की गई है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद यहां पर अवैध शराब की बिक्री रुक नहीं रही है, जिसको लेकर के आज स्थानीय लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में मांग की है कि अवैध शराब की बिक्री को तत्काल रोका जाए। भीकापाली से कलेक्टेड किस मामले की शिकायत करने के लिए? ये दारू गांव में बेच रहा है, इसलिए। कौन सा गांव पे? भीकापाली। लगभग कब से बिक रहा है और कौन बेच रहा है? ये तो साल भर से पार हो गए हैं। तो अभी आप किसको शिकायत करने के लिए आए? कलेक्टर के पास। शिकायत किया आपने? अभी आए हैं शिकायत करे हुए। ये में कई बार थाना वाला भी बोल चुके हैं और कई बार पकड़ के लेग भी गए, 1-2 बार ले गए, मतलब ले गए बाद में उसका फिर छोड़ा देते ये करके। सर्व यादव समाज द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से पूर्व समाज के लोगों द्वारा एक रैली भी निकाली गई, जिसमें राउत नाचा का प्रदर्शन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग शामिल हुए, स्कूली बच्चे शामिल हुए और इस दौरान नाचा आदि का आयोजन भी किया गया। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे अनुमति। नमस्कार।